हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग अपने इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन में एक जो मेजर टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे डिफरेंट फेजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, जिसको कई लोग माओइज्म भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो नक्सलवादी जो आइडियोलॉजी है और पूरा का पूरा जो नक्सलवादियों से जो माहौल ख़राब हो रखा है देश का, आज भी जो हमें देखने को मिलता है उसकी जड़, उसकी रूट जो है हमने जानी थी। इसके फेजेस, इस चीज़ को जानने के लिए हमने इसको फेजेस में डिवाइड करा था। तो नेक्सलाइट्स की जो प्रॉब्लम है, हमने देखा था कि उसका जो पहला फेज़ था वो शुरुआत हुई थी 1967 से, और चारू मजुमदार का वो फेज़ था 1972 तक चलता है पहला फेज़। दूसरे फेज़ में हमने देखा था चारू मजुमदार की डेथ के बाद बहुत सारे लोग और बहुत सारे ग्रुप्स थे, पार्टीज थी जिन्होंने उसकी आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करा था। तो 1970 के दशक से लेकर साल 2000 तक होता है दूसरा फेज़। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि 2004 से लेकर आज तक कैसा फेस है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, और ये और ज़्यादा उत्तेजित और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया नक्सलवादियों के लिए विद द इमरजेंस ऑफ सी पी आई मॉइस्ट। इसको सी पी आई एम मत लिख देना कभी, सी पी आई एम तो पार्टी है, ये माओवादी लोग हैं, यानी कि नक्सलवादी लोग हैं। और चाइना में जो लीडर थे माओ, उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित ये लोग हैं। मकसद देखो वही है, वॉयलेंस करने वाला और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चेंज करना। तो बेसिकली आप इसको थर्ड फेज भी कह सकते हो, और ये थर्ड फेज आज तक का कॉन्टिन्यूशन वाला फेज है 2004 से लेकर आज तक, जो हमें पूरी की पूरी नक्सलवादियों की जो वेशभूषा देखने को मिलती है, उनकी आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। और आज तक उन्होंने जो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत की सरकार की नाक में जो दम कर रखा है, उसका रंग रूप, उसका चेहरा है कैसा, ये हम जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी वाली जो डॉक्ट्रीन है कि कुछ लोग देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को बिगाड़ने के लिए हथियार उठा लेते हैं। ठीक है। और वो जो आइडियोलॉजी है चारू मजुमदार से प्रभावित होते हुए आगे जो फैलती चली गई, और फिर कुछ लोग जो है वो मॉइज़म को फॉलो करने लगे, यानी कि मॉइस्ट इंसर्जेंसी को फॉलो करने लगे, और वो चाइना के लीडर माओ से प्रभावित थे। उसके बेसिस पर उन्होंने हथियार उठा लिए। ये चीज़ हमें जानने को कैसे मिलती है कि ऐसे कुछ लोग जो हैं वो इमर्ज हुए भारत की धरती में, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को अपनाया। ये चीज़ हमें जानने को मिलती है, इस चीज़ का चश्मदीद गवाह जो है वो है बड़े सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत डिटेल में बताते हैं हमें कि वो लोग ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और ये हिडन डॉक्यूमेंट्स रिवील कहाँ से हुए? बहुत बार ऐसे लोगों के, ऐसे ग्रुप्स के ठिकानों पर रेड मारी पुलिस वालों ने, आर्म फोर्सेस ने, सीक्रेट एजेंसीज ने, जहाँ जहाँ इनके हाइडआउट्स की खबर थी कि ये जंगलों में कहीं पर एक कोई घर के अंदर रह रहे हैं, या फिर कहीं पर भी शहरों में रह रहे हैं, वाइट कॉलर लोग हैं। तो जहाँ जहाँ पर इनके हाइड आउट्स पर रेड मारी गई है आज तक, तो उनसे हमें जानने को मिला है कि अब जो नेक्सलाइट्स जो हैं वो मॉइस्ट इंसर्जेंसी के बेसिस पर अपनी आइडियोलॉजी, अपने मकसद को चला रहे हैं। ठीक है। और वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी को, जहाँ पर देखो, चाहे आप कोई सी भी आइडियोलॉजी बोलो, लेकिन बात जब आती है इंसर्जेंट्स की, नेक्सलाइट्स की, तो उनका मानना यही है कि वॉयलेंस को यूज़ करना एक टोटली जस्टिफाइड एक्शन है, ये टोटली लीगल है, इसको वो लेजिटिमाइज करते हैं। और एग्जिस्टिंग जो सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये बेकार है, हमें इसका निपटारा करना है, हमें इसको तोड़ना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिट्टी में मिलाना है। ठीक है। ये क्योंकि खुश नहीं है देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, सोशल स्ट्रक्चर से और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से। तो अपनी उस आइडियोलॉजी के मकसद को पूरा करने के लिए एक ग्रुप बना था इनका, और उस ग्रुप का नाम था दोस्तों पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ठीक है। इस ग्रुप का नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये क्रिएट करा गया था, जो कि आप ऐसा कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट सीपीआई-एम का एक आर्म्ड विंग था। लेकिन यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
इसके काम, इसके कारनामे कैसे हैं, लीगल है कि इलीगल है। इलीगल है तो आगे चलकर ऑब्वियसली बात है ये वाला ग्रुप बैन होने वाला है, यानी कि अगर हम जिस टाइम पीरियड से इसको पढ़ रहे हैं आगे चलकर भारत की सरकार इसे बैन कर देगी। तो ये जो मूवमेंट थी इट गॉट स्ट्रेंथन्ड इन 2004 जब मर्जर हुआ पीडब्ल्यूजी का, पीपल्स वॉर ग्रुप का, जो कि इन्फ्लुएंशियल था काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये जो ग्रुप था ना पीपल्स वॉर ग्रुप पीडब्ल्यूजी, ये एक्टिव था दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एमसीसीआई, जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर, और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट। तो ये मूवमेंट जो है, इनकी आइडियोलॉजी जो है, और ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे पकड़ लिया जब यहाँ पर वेरियस पार्टीज़ का मर्जर हमें देखने को मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पीडब्ल्यूजी ये फेमस थी आंध्र प्रदेश के अंदर, एमसीसीआई का जो ग्रुप था सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के अंदर, और सीपीआईएम जिसको कहा जा रहा है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट। तो ये जो मर्जर था इसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ थी ना, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस से लड़ने की क्षमता, वो बढ़ने लगी, वो बढ़ती चली गई, वो स्ट्रांग हो गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल गया, चीज़ें जानने को मिल गई, नॉलेज मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। और बहुत सारे लोग इनमें से शहरों में भी रहते थे, तो वो पढ़ लिख कर इंजीनियर वगैरह बनकर आते थे, और यहाँ पर ज्वाइन कर कर इनको जो है कैसे बम बनते हैं, कैसे हथियार बनते हैं, कैसे जो रेडार सिस्टम है उसको ट्रैक करना है, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह की जो भी अपग्रेडेड चीज़ें थी वो यहाँ पर इनके ग्रुप में फैलने लगी, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ वक्त आगे बीता, दशक आगे बीते, तो सिंस डिकेड्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है इंडिया के अंदर, ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ इम्पैक्टेड भारत के अंदर, वो इतना बड़ा जहर बन चुका है कि ऑलमोस्ट 40% भारत की टेरिटरी को अफेक्ट करता है, ठीक है, और 35% उसकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। 2018 में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 60 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे देश में, 60 ज़िले जो हैं लगभग 10 स्टेट्स में, और वो 10 स्टेट्स कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये इंटेंसली अफेक्ट होती हैं, होती हुई आई हैं और आज भी होती हैं बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इन 10 स्टेट के दोस्तों आप नाम याद रख सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अब ये जैसे कैसी चीज़ हो गई है, 2004 से लेकर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात चल रही है, तो यानी कि ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड हो गया। और अगले लेक्चर में मैं आपको वैसे कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स और भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, राइट, कि 2018 में हमें बताया जा रहा है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार कि 60 जो ज़िले हैं इन 10 राज्यों के अंदर वो प्रभावित हैं, और थोड़े बहुत प्रभावित नहीं, यहाँ पर वर्ड देखो हमसे क्या बोले जा रहा है, दे आर इंटेंसली अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो आपको अगर जीएस पेपर 3 के मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा कोई सा भी आंसर लिखना हो, और आपको दूसरे कैंडिडेट से अगर अपनी एक एज चाहिए, तो आपको डायग्राम बनाकर ये चीज़ अगर आप एक जस्टिफाई कर दोगे, तो आपके मार्क्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स चांसेस हैं कि ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने इंडिया का एक मैप बनाया रफ, उसके अंदर आपको ये 10 स्टेट्स याद हैं, तो आपने उनको मार्क करा कि ये वाला जो जोन है इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह जो राज्य आते हैं, वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश वगैरह, फिर यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वो स्टेट यहाँ पर प्रभावित है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर प्रभावित है। तो ऐसे करके आपको डेफिनेटली अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर अगर आपको ये सोच रहा है कि आपने कितनी भी अच्छी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है विदाउट एनी डायग्राम, तो 4-4.5 नंबर से ही एग्जामिनर आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी वीक भी है, या दूसरे कैंडिडेट्स ने अगर आपसे अच्छा आंसर लिखा है और वहाँ पर अगर आप उनसे पीछे जा रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्किंग, तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर कर अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बिना यहाँ पर लिखे अगर आप उसको इंडिया का एक मैप बनाकर एग्जामिनर को दिखा दोगे, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो फेच करवा सकती है ये वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। डायग्राम्स आपको यूज़ करने ही करने हैं,
जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो चाहे ओवरऑल, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कुछ बताना है, ज्योग्राफी में तो हमें बनाना ही है। जीएस पेपर 2 में हमें आईआर के सेक्शन में, इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में बनाने होते हैं। जीएस पेपर 3 जो है इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड्स को आप दिखा सकते हो, वहाँ पर तो चलो ग्राफ बन जाएंगे, लेकिन आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, तब आपको जो है वो डायग्राम्स वगैरह इंडिया के मैप के थ्रू वो बनाने पड़ेंगे। तो आप इंडिया का मैप जो है वो तो कंठस्थ कर ही लो, उसकी आउटलाइन बनाना ज़रूर सीख जाओ, तो आप वो काफ़ी फ़ायदे में रहोगे उससे। तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसर्जेंसी, कि ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की, मॉइज़म की, उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पर 30 में से 108 में से लगभग 30 ज़िले इन 10 राज्यों के अंदर ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से, और इनको हम लोग LWE ज़िले कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हम इनको कहते हैं। अब इनकी ना दोस्तों क्या है कि 3 कैटेगराइजेशन है, और वो 3 कैटेगराइजेशन क्या है? एक को आप कह सकते हो कि सम स्टेट्स आर स्लाइटली अफेक्टेड, ठीक है। दूसरी कैटेगराइजेशन है सम स्टेट्स आर पार्शली अफेक्टेड, और तीसरी कैटेगराइजेशन है कि सम स्टेट्स आर सीवियरली अफेक्टेड। बात हो रही है इन 10 राज्यों की ही, लेकिन उन 10 राज्यों को हमने 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया। अब एग्ज़ाम के टाइम पर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, आने को देखो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, लेकिन ये मेंस ओरिएंटेड स्टफ ज़्यादा है। तो जो अभी इंडिया के डायग्राम वाली बात मैंने आपको बताई, आप वहाँ पर कोई ना कोई मतलब अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन याद ना आ रही हो, तो आप रफली एक ऐसी चीज़ भी बनाकर दिखा सकते हो कि जैसे मतलब मान लो कि आपने एक इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, और ये 3 कैटेगरी आपको याद है, उसके अंदर आपको कुछ कुछ नाम याद आ रहे हैं, लेकिन पूरे 10 के 10 जो नाम है वो याद नहीं आ पा रहे हैं आपको एकदम से। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे डायग्राम हमेशा ना, एक बात याद रखना, मैं यूपीएससी के मेंस की एक बात बता देता हूँ या किसी भी स्टेट पीएससी के मेंस की, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना, ठीक है। पेन से कभी भी डायग्राम बनाने की गलती मत करना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूपीएससी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन दोस्तों अपने बचपन को याद करो। जब से हम लोगों ने बचपन से फर्स्ट क्लास से डायग्राम्स बनाना सीखे हैं, साइंस एज अ सब्जेक्ट में, एसएसटी एज अ सब्जेक्ट में, हमारी टीचर्स, हमारे मैम और सर बचपन से हमें डायग्राम्स जो हैं वो पेंसिल से बनाने के लिए ही बोलते थे, वरना स्कूल में हमारे यूनिट टेस्ट हो या मिड टर्म्स हो या फाइनल टर्म्स हो, मार्क्स काटती थी मैम। याद करो उन दिनों को। यूपीएससी में पेंसिल से बनाने को मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर पेन से कोई भी डायग्राम अगर आपका गलत हो गया, अब जैसे ये इंडिया का मैप है, मैं इसको और बेटर तरीके से बना सकता था, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मेरा जो है खराब हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको पेन से बना दिया तो कि मैं अपनी मेन शीट के ऊपर ऐसे ऐसे करके काटूंगा इसे, तो जो चीज़ हाईलाइट नहीं भी हो रही होगी या गलती हाईलाइट नहीं हो रही होगी, मैं तो जानबूझ के करवा रहा हूँ फिर तो एग्जामिनर को हाईलाइट। तो इसलिए हमेशा पेंसिल जो है प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स जैसे आप स्कूल में लेकर जाते थे, वैसा आप यूपीएससी के मेंस में ले जाना मत भूलना। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मेंस का मौका अगर आपको आपकी मेहनत के बेसिस पर भगवान एक बार लिखने को देगा, कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में आपको फिर कभी वो दोबारा मौका मिलेगा कि आपका दोबारा कभी प्रीलिम्स क्लियर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पैटर्न बदला, कुछ एज लिमिट कम हो गई, या आपका ही मोटिवेशन या उत्साह खत्म हो गया, तो फिर तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता आपका, ठीक है। खैर, पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बात करते हैं कि अगर ये 10 राज्यों के नाम जो हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, अगर इनके नाम आपको याद नहीं आ रहे हैं तो आप ये 3 कैटेगरी याद करके रख सकते हो। अब क्या हो सकता है, मान लो ये ब्लैक कलर में ले रहा हूँ और ये आपकी पेंसिल है, आपने यहाँ पर दिखाया कि सीवियरली अफेक्टेड स्टेट जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पर हमें नाम बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, ओडिशा का और बिहार का। तो हम इनको कुछ ऐसा करके ले सकते हैं कि ये इनमें से कुछ जो हैं वो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, और बाकी अगर बात हो रही है यहाँ पर उड़ीसा बिहार की, तो वो यहाँ पर और इस जगह पर है, ठीक है। तो आपने इनको मार्क करा।
अब क्या है, मार्क करने के बाद ना आप यहाँ पर अपने डायग्राम में साइड में एक छोटे से 3 बॉक्स बनाकर दिखा सकते हो। मान लो ये ब्लैक कलर में इसलिए यूज़ करो, ये आपकी पेंसिल है। एक में आप कर दो सर्कल, एक में ऐसी कोई जिगजैग लाइन चला दो। जैसे आप मान लो पार्शली अफेक्टेड स्टेट्स को मार्क करोगे तो आप यहाँ पर दिखाओगे ये जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, ये महाराष्ट्र जो है ये वाला इलाका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो उसमें आप मार्क कर दो कि जो ये वाली स्टेट्स हैं ये वाली हैं पार्शली अफेक्टेड, और ऐसी कोई एक डिज़ाइन जो है आप ऐसी वाली डिज़ाइन लेकर एक अपना कोई एक बॉक्स बना दो और उस पर मार्क कर दो कि ये स्लाइटली अफेक्टेड स्टेट्स। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई स्टेट दिखा रहे हो और उसको ऐसे कर रहे हो अगर आप फेल, तो आप यहाँ पर दिखा दो वो स्लाइटली अफेक्टेड स्टेट्स हैं। तो आप जो है पर्टिकुलर स्टेट को मार्क करने से बच सकते हो कि अगर आपको याद नहीं आ रहा कि यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इंडिया के मैप के अंदर के उड़ीसा कहाँ पर है या फिर बिहार कहाँ पर है, एग्जैक्टली मैं रफली डिनोट नहीं कर पा रहा या डिनोट नहीं कर पा रही, एग्जामिनर को नहीं दिखा पा रहा या नहीं दिखा पा रही, अगर ऐसी समस्या जो जूझ रहे हो अगर आप मेंस लिखते हुए, तो ये आपको टेक्निक काम आ सकती है। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, जो कि मस्ट भी है, आप वरना बहुत ज़्यादा अपना टाइम ख़राब कर सकते हो और 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इंडिया का मैप बनाना आप टाइम से सीख लो रफली। और इंडिया का मैप जो है दोस्तों, लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कितने टाइम में बन जाना चाहिए मेंस में हमारा। आंसर इज़ 6 सेकेंड्स के अंदर आपका इंडिया का मैप जो है वो बन जाना चाहिए, और 15 सेकेंड्स के अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड मैप बना सको, ठीक है। अब 6 सेकंड जो है वो कैसे, यहाँ पर तो मैं पेन टैबलेट का पेन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर कॉपी पे बनाओगे, रोज़ रोज़ बनाओगे, हर एक जगह पर नेसेसरी जगह पर हाईलाइट करोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हुए, आईआर पढ़ते हुए, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको ये दिखाना है कि भारत में विंड मिल्स जो है कहाँ पर लगे हुए हैं, हर जगह पर अगर आपने अपनी हैबिट बना ली कि आपको इंडिया का मैप दिखाना है, तो वो 6 सेकंड में आपसे बन जाएगा। 6 सेकंड में इसलिए बोल रहा हूँ, अदर कंटेंट लिखने में भी आपका टाइम जाएगा। और आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास लगभग 7.5 मिनट होने चाहिए 10 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए, और 8.5 से लेकर 9 मिनट के अंदर आप लिख लो अपना 15 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं वो, जिसके अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो 6 सेकंड के अंदर क्या ये बन सकता है कि इंडिया का मैप? रफली आपको बनाना है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ आपका ज़्यादा साफ हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप अपना मैप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू में आपसे बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा मैंने आपको यहाँ पर जानबूझकर बनाकर दिखाया है, आपका हाथ फैलेगा। लेकिन आप इंडिया के मैप को रखते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा नीट आने लगेगा। उसकी ट्रिक्स आप जो है यूट्यूब पे सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों, मीन्स के आंसर राइटिंग लिखते हुए। तो स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड बिहार आर सीवियरली अफेक्टेड। तो कल को अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि सीवियरली अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो 4 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार। बात अगर करें पार्शली अफेक्टेड राज्य जो हैं वो कौन से हैं, अगेन वो यहाँ पर 4 हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 8 हो गए यहाँ पर, 2 बचे हैं हमारे इन 10 में से। स्लाइटली अफेक्टेड कौन से हैं? वो हैं यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो करेंटली जिस प्रकार से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट जो है भारत के अंदर पनप रही है, वो बढ़ती चली जा रही है मल्टीफोल्ड तरीके से, और 10 राज्यों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स वेब सा बन गया है, ठीक है। इन 10 राज्यों के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको अभी हमने कैटेगराइज करा, स्लाइटली अफेक्टेड, पार्शली अफेक्टेड और ये सीवियरली अफेक्टेड। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं, अलग अलग सरकार की मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट, अलग अलग एजेंसीज़ की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह की रिपोर्ट हमें ये बताती हैं कि दीज एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैव नाउ अराउंड 9,000 से लगभग 10,000 आर्म्ड फाइटर्स इनके ग्रुप में शामिल हैं, जिनके पास अलग अलग प्रकार के लगभग 6500 फायर आर्म से हथियार हैं। इसके अलावा इनके पास 40,000 फुल टाइम कैडर्स भी हैं, यानी कि ऐसे लोग 24 घंटे इनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, 40,000
लगभग आसपास, जो कि इनके लिए मर मिटने को तैयार हैं, वो पूरे के पूरे ग्रुप में काम करते हैं। ये भारत की सरकार की 2017 की एक हमें रिपोर्ट बताती है। तो कल को आपको ही डिसाइड करना है कि अगर आप चुनते हो आईपीएस एज अ सर्विस, तो आपको इनके साथ डील करना पड़ सकता है। अब उसके दो तरीके होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। ये हैं हमारे अपने लोग ही दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर इस टॉपिक के सॉल्यूशन की बात करूँ, तीनों फेजेस यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए हैं। ये हैं हमारे अपने लोग ही। ये बस भटक गए हैं और थोड़ा सा रूठ गए हैं। हमें इनको मनाना है। और मैंने आपको कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी दिए थे कि जो ऐसे इंसर्जेंट्स नक्सलाइट्स लोग जो सरेंडर कर देते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी उनकी शादी में जाकर नाचते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक खुशी मना रहे होते हैं कि ये घर वापस आ चुके हैं, जो रूठ गए थे लोग और हमारे ही अपने लोगों को मार रहे थे। ये अपने रास्ते से भटक गए थे, इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था से नफरत हो गई थी। तो प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी खुशी होती है कि हम इनको कन्विंस कर पाए, दोबारा इनको इस सोसाइटी का, अपने देश का एक प्रोडक्टिव मेंबर बना पाए, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, इसलिए गलत रास्ते पर चले गए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे ये जो इनकी पूरी की पूरी सीपीआई एम की बात हो रही है यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट की, तो पार्टी स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ पार्टी बिल्डिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, और यहाँ पर कोई अच्छे से डायग्राम दे भी नहीं रखा है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल पार्टी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो पार्टी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इनको ये जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सके अपने साथ, उतने ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी पार्टी के अंदर कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप भी काम करते हैं और इनका एक डेडिकेटेड सेल होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसमें टॉप के लीडर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया जाता है। उस काम को बनाने के लिए जो है पार्टी टाइमर कमिटीज़ होती हैं, और पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, दे हैव कोऑर्डिनेशन एंड लिंक्स विद अदर पार्टी स्ट्रक्चर्स, जो कि अर्बन एरियाज में ऑपरेट करते हैं लोग, इनके रूरल एरियाज में लोग ऑपरेट करते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर वेरियस प्रकार की लेयर्स देखने को मिलती हैं, ताकि अगर मान लो कि ये इनका हिरार्किकल स्ट्रक्चर है और पुलिस ने, आर्म फोर्सेस ने ये वाला स्ट्रक्चर पूरी की पूरी तरीके से शहर से दूरकर, गांव से दूरकर तबाह कर दिया, तो अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है। जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तो ये अपनी एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, पुलिस वालों को चकमा देने के लिए, आर्म फोर्सेस के साथ डील करने के लिए। अब पार्टी जो है वो फॉर्म कैसे होती है, तो स्टेप 1 के अंदर ये होता है कि ये अपने साथ बड़े सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स को जो है वो जोड़ते हैं। फिर कईयों को पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। अब वो पॉलिटिकल एजुकेशन दो प्रकार से काम कर सकती है, या तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाए, जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था कि कुछ जो लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि हमें राजनीति के अंदर जाना चाहिए, और उसी की वजह से इनकी पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर टकराव वगैरह आने लगा था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन में बिलीव करते हैं। और दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इनको पॉलिटिकल एजुकेशन या नॉलेज मिलने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से नेता वगैरह या उनके परिवार के लोगों को किडनैप करना है, उनके साथ करना क्या है। और फिर जो है ये पार्टी सेल्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो सब ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं, और कमांड स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो टॉप से बॉटम तक फ्लो करता है। जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, वो कमांड देते हैं और नीचे तक वो कमांड जाती है। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, आप ऐसा मत सोचना कि ये हम सीपीआई-एम के कंटेक्स में या फिर मॉइस्ट के कंटेक्स में, नक्सलवादियों के जो नक्सलवादी लोग जो हैं उनके कंटेक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई सी भी पार्टी हो ना, वो ऑपरेट ऐसी ही करती है। वैसे भी यहाँ पर बस क्या है कि ये थोड़ी से खूंखार लोग हैं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की बात करो, उनके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। आप बीजेपी की बात करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करो, ठीक है, एनडीए ग्रुप से किसी भी पार्टी की बात करो, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो उनका मकसद यही रहता है। अगर आप नॉर्मल भी इसको कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्टिविस्ट ग्रुप वाली बात अगर हम हटाते तो एक्टिव मेंबर्स वो लोग चाहते हैं,
उनकी कमिटीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग होती हैं। अर्बन एरियाज़ में वो पार्टी ऑपरेट करती हैं, रूरल एरियाज़ में वो पार्टी ऑपरेट करती हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाती है अपने मेंबर्स को। उनके सब ग्रुप्स होते हैं, बड़े सारे लेयर्स होती हैं पार्टी के अंदर। तो नॉर्मल पार्टी भी वैसे ही फंक्शन करती हैं जैसे ये फंक्शन करते हैं। बस यहाँ पर क्या है, इनके जो मकसद हैं और पार्टी के अंदर जो बातें चलती हैं वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकती हैं, या फिर ये लोग भिड़ते हैं हमारी आर्म फोर्सेस से, हमारे पुलिस वालों से। है ये हमारे अपने लोग ही, और इनको रास्ते पर वापस लाने की कोशिश जो है वो भारत की सरकार करती रहती है, जो कि इनका ब्रेन वॉश करा जाता है। क्योंकि हम नहीं चाहते ये हमारी आर्म फोर्सेस के हाथों मारे जाएं, क्योंकि उससे इनमें एक आक्रोश, एक गुस्सा पैदा होता है। एक को मारो फिर 10 खड़े हो जाते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो ये आक्रोश बढ़ता चला गया है, क्योंकि प्रूफ ये हमें ये बताता है, भारत की सरकार की रिपोर्ट एक प्रूफ की तरह हमें बताती है कि 40% भारत की टोटल टेरिटरी, जस्ट इमेजिन कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, 40% हमारा देश का जो इलाका है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से प्रभावित है। 35% ये लोगों को प्रभावित करते हैं अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में। 2018 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट ये भी बताती कि 10 राज्यों के अंदर 60 ज़िलों में, उन 10 राज्यों के अंदर 60 ज़िलों में कंबाइंडली ये इनका आतंक जो है वो छाया हुआ है। ठीक है। और जब ऐसी एक ऐसी लहर जो है हमारे देश में दौड़ती है, आप उसको मॉइस्ट मूवमेंट कहो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कहो, तो हम ये नहीं कह सकते फिर कि हमारे देश में स्टेबिलिटी और पीस है। ठीक है। क्योंकि मान लो कि नॉर्मल पॉपुलेशन को, सिविलियन पॉपुलेशन को ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक डर तो लगता ही है ना सारे लोगों को कि अगर नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन इनके बहकावे में आके रेडिकलाइज हो गई, तो इन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया यूथ का, तो आर्म फोर्सेस वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ, आर्मी वालों के साथ ये भिड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसके स्कूल कॉलेजेस महीनों महीनों तक बंद रह सकते हैं। तो उस देश के नागरिकों के विकास के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर आएगा, वो दहशत में घूमेंगे। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि भारत की सरकार बैठकर इनके मसलों को सुने, समझे, उसके साथ डील करे, और वो जो डील होनी चाहिए वो बहुत पीसफुल मैनर में होनी चाहिए। इनको मारना कोई हल नहीं है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक ही हैं। ठीक है। ये वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। घर का कोई एक सदस्य रूठ कर घर छोड़कर चला जाए तो उससे मुंह नहीं फेरा जाता, क्योंकि वो गुस्से में है। बाकी लोगों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बाकी लोग कूल माइंड के साथ उसको समझा बुझाकर वापस लेकर आए। ये नहीं कि और ज़्यादा उसे दुखी कर दिया, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, उसके साथ भिड़ने लगे। तो ये भी हमारे ही देश के परिवार के ही लोग हैं। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कंटेम्प्ररी डायनेमिक्स, यानी कि इनका जो चेंजिंग मॉडल है वो क्या है मॉइस्ट इंसर्जेंसी का भारत के अंदर। ये वाली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।